हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजिबल ऑरा। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो के अंदर अटेंड करने वाले हैं। ये वीडियो बेटा वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिस वीडियो के अंदर हम सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न तथा सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसके अलावा हम सभी महत्वपूर्ण चित्रों के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी डायग्राम है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप और लॉन्ग टाइप आंसर सभी क्वेश्चन के देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड है और उसके अलावा आने वाले बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना जिसकी सबसे अधिक है, वो सारे क्वेश्चन भी इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर, अब ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं न्यूक्लियोसोम क्या है। तो न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन थ्रेड्स पर छोटे छोटे मोतियों के रूप में उपस्थित रहते हैं तथा न्यूक्लियोसोम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाले H2, H3, H2B, H4 प्रोटीन की दो संख्या उपस्थित होती है, जिनके कारण न्यूक्लियोसोम पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है और इनके चारों तरफ ऋणावेशित डीएनए आकर लिपट जाते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो छोटे छोटे मोतियों के रूप में क्रोमैटिन थ्रेड्स पर उपस्थित होते हैं तथा न्यूक्लियोसोम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन, वो 4 प्रोटीन बताया है, H2A, H3, H2B एंड H4। ये जो चारों प्रोटीन होते हैं ये दो की संख्या में उपस्थित होते हैं, यानी कि 2 H2A, 2 H3, 2 H2B और 2 H4 रहेंगे, ठीक है। और इन्हीं प्रोटीन्स के कारण हमारा जो न्यूक्लियोसोम होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है। क्योंकि हमारा हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई हमारा डीएनए आकर वहां पर जुड़ जाता है, क्योंकि हमारा डीएनए जो होता है वो एक निगेटिव चार्ज वाला होता है, ऋणावेशित होता है। क्लियर है? तो देखो, डीएनए का न्यूक्लियोसोम पर इस तरह से व्यवस्थित होने की प्रक्रिया को डीएनए ऑफ पैकेजिंग कहते हैं, या फिर डीएनए पैकेजिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि डीएनए पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है, तो आप इसका भी आंसर इसी तरह से देंगे। तो समझिए कि ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम है यही बता रही है, ये जो लिपटे हुए हैं वो क्या है, हमारे डीएनए है। और न्यूक्लियोसोम के ऊपर यहाँ पर देखो प्रोटीन लगे हुए हैं, H2A, H3, H4 एंड H2B। ये जो प्रोटीन है ये दो की संख्या में होते हैं, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। इसको अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहलाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। और क्यों कहलाता है ये भी समझ गए, ऑक्टा से मतलब ही हो गया 8 प्रोटीन यहाँ पर होते हैं, इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जल वैद्युत कण संचलन क्या है। तो हम कहते हैं जल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, मींस ये एक टेक्निक है, प्रोसेस से यानी कि टेक्निक है। क्लियर है? तो अब ये टेक्निक काम कैसे करती है, ये जो हमने अभी आंसर आपको बताया है, इसको यहाँ पर हम बताने के पहले आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसी है। पहले हम एक बर्तन के अंदर एग्रोस जेल को गर्म करते हैं, बिल्कुल वाटर लाइक वो बन जाता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और फिर उसके अंदर जब वो थोड़ा ठंडा होता है उसके अंदर हम इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं, हल्का सा ठंडा हो, ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रे के अंदर क्या करते हैं, पोर कर देते हैं, उलट देते हैं सारा। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो है इसके अंदर हम कुछ कॉन्ग लगाते हैं, जैसे कि इस तरह से, जैसे इसमें जल है और इस जल के अंदर हम इस कॉन्ग को इस तरह से डाल दिए। जल जैसे जैसे ठंडी होती है वो उसमें धसी होती है, और जब ठंडी हो जाती है तो वो जम जाती है। उसके बाद हम कॉन्ग निकाल लेते हैं और उसमें वेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्लियर है? और इसी वेल के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डीएनए सैंपल को इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस प्लेट को हम लेकर जाते हैं, एनोड और कैथोड से कनेक्ट करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं का प्रवाह कराते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है उसका नेचर आप जानते हैं वो निगेटिव नेचर का होता है। तो अपने साइज, मॉलिक्यूलर वेट हम कह सकते हैं, अपने चार्जेस के बेसिस पे वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं।
एक समझ लो कुत्ता है और एक हाथी है, ठीक है। कुत्ता छोटा है और हाथी बड़ा है। तो क्या होता है कि जब जो चीज बड़ी होती है तो वो क्या होती, धीरे धीरे मूव करती है, और जो चीज छोटी होती है, जैसे कि कुत्ता है, उसको कुत्ते और हाथी का रेस कराया जाए तो जल्दी कौन आगे बढ़ेगा, कुत्ता बढ़ेगा, क्योंकि कुत्ते का वेट कम है, वो बहुत तेजी से मूव कर सकता है, लेकिन हाथी तेजी से मूव नहीं कर सकता। इसी तरह से यहाँ पर बड़े छोटे बहुत सारे डीएनए सैंपल होते हैं, तो उसमें से जो छोटा होता है, जिसका वेट कम होता है, वो क्या होते हैं, वो तेजी से क्या करते हैं, क्योंकि वो माइनस चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ तेजी से मूव करते हुए, रन करते हुए चला आता है। इससे क्या होता है, वो अलग अलग हो जाता है, और फिर हम नायलॉन पेपर पे निकालते हैं। साउथर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस जहाँ पर होती है, इसको हम नायलॉन पेपर पे निकालते हैं, और फिर उसके बाद इसको सुखाते हैं, और फिर उसको हम लेकर जाते हैं यूवी रेज में, अल्ट्रावायलेट रेज उस पे डालते हैं। उसके बाद वो इथीडियम ब्रोमाइड की वजह से उस पे कलर दिखाई देता है कि हाँ ये किस कलर की वजह से वो विजिबल हो पाता है। इथीडियम ब्रोमाइड की वजह से वो क्या करता है, वो डीएनए जो है वो क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो दिखाई नहीं देता है, तो वहां पर वो क्या होता है, विजिबल होता है अच्छी तरह से। क्लियर है? तो ये सारी प्रोसेस होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इससे क्या होता है, हम डीएनए खंडों को प्राप्त कर पाते हैं। ओवरऑल आपको समझा दिया। अगर आपको डिटेल में लिखना है, प्रोसेस लिखना है, तो आप लाइन वाइज ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इथीडियम ब्रोमाइड को गर्म करेंगे, फिर उसके बाद उसमें इथीडियम ब्रोमाइड डालेंगे, फिर उसको हम एक ट्रे के अंदर पोर करेंगे, उसमें कॉन्ग डालेंगे, जब जल ठंडा हो जाएगा कॉन्ग निकालेंगे, उसके जो वेल है एक साइड वेल में हम क्या करेंगे, अपना सैंपल डालेंगे, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट से उसको हम जोड़ेंगे एनोड और कैथोड से, फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कराएंगे। उसके बाद वो मूव करते हुए कहाँ एनोड की तरफ आएंगे, अपने साइज चार्ज और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, एनोड की तरफ आएंगे। इसको नायलॉन पेपर पर रखते हैं, उसके बाद यूवी रेज यहाँ पर डालते हैं। यूवी रेज डालने के बाद हमें वो जो हमारे डीएनए सैंपल्स हैं वो इथीडियम ब्रोमाइड के कलर की वजह से मुझे क्या करती है, विजिबली दिखाई देती है। यही सारी प्रोसेस होती है, आप इसको डिटेल में लिख सकते हो, बस यही आपको लिखना है। आपकी ये रही पूरी प्रोसेस। अब हम बताते हैं आपको यहाँ पर कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि यह एक तकनीक है जिसमें सर्वप्रथम डीएनए सैंपल को एक ग्रोस जेल से बने वेल में डालते हैं, फिर उस पर करंट प्रवाह करते हैं। क्योंकि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए डीएनए अपने चार्ज, साइज या फिर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर एनोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लियर है? एनोड की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर इस तकनीक की सहायता से हम रिक्वायर्ड जीन को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। क्लियर है? सिर्फ यही है प्रोसेस, और ये डिटेल में कैसे होता है ये चीजें हमने आपको समझा रखी हैं। आप चाहें तो इसको बस पॉइंट, आप एक एक पॉइंट डालें और उस सारी प्रोसेस को लाइन वाइज लिख दे, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता क्योंकि हरे व लाल रंग का बोध न होने के कारण वह सिग्नल को नहीं पहचान पाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि उन्हें लाल और हरे रंग का बोध नहीं होता है, सिग्नल की वो पहचान सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और दुर्घटना हो सकती है। दैट्स वाई वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता। आगे देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो उसमें 47 होती है, व टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो उसमें 45 होती है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, इन तीनों से आपसे क्वेश्चन बनता है। आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजीनिक जीवों को संक्षिप्त में समझाइए। तो ट्रांसजीनिक जीव क्या है इसको देखते हैं। जिन जंतुओं में डीएनए में प्रौद्योगिक विधि के द्वारा बाह्य डीएनए का समावेश कर दिया जाता है और वह जीन अपने लक्षणों के साथ उस अतिरिक्त जीन के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, तो इन जीवों को परजीनी जीव कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, परजीनी मीन्स यानी कि ट्रांसजेनिक की ही बात कर रहा है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। और एक बात बता दें कि यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, एक जीव है और उस जीव के जीन के अंदर एक बाहरी जीन,
एक बाहरी जीन यानी कि फॉरेन जीन को हम क्या कर रहे हैं, लाकर इंसर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एक तो वो जो जीव है उसका जो खुद का जीन है वो तो अपना लक्षण दिखा ही रहा है, साथ में जो बाहरी जीन उसके अंदर डाला गया है वो भी अपना लक्षण दिखा रहा है। तो ऐसे जो जीव है जो मतलब फॉरेन जीन का लक्षण और अपना खुद का लक्षण दिखा रहे हो, इनको हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। दैट्स इट। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। तो अनिषेक फलन को समझने से पहले बेटा हम निषेचन को आपको बताना चाहेंगे कि निषेचन को पहले आप समझेंगे, इसके बाद अनिषेक जलन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो निषेचन की अगर हम बात करें तो नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन यानी कि फ्यूजन और फ्यूजन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन और फ्यूजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, इसलिए हमने लिखा है युग्मनज यानी कि आपस में जुड़ना। तो फ्यूजन को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। इस द्विगुणित यानी कि डाइपोलाइड युग्मनज से सूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। तो देखो डाइपोलाइड से क्लियर है कि यहाँ पर क्रोमोसोम 2 के सेट में होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन युग्मनजों का सूत्री विभाजन हो रहा है यानी कि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन यानी कि जितना मदर सेल में होगा क्रोमोसोम उतना ही डॉटर सेल में भी होगा, क्लियर है, के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, जहां क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है यानी कि 2n कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं अनिषेक फलन क्या है। तो अनिषेक फलन की बात करते हैं। तो देखो अनिषेक फलन को हम इस तरह से बता सकते हैं कि यदि किसी कारणवश निषेचन की क्रिया असफल हो जाए तो अंडाशय मुरझा जाता है और सूखकर झड़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या, हम बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कभी कभी, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर निषेचन होता ही नहीं। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि कभी कभी कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, इसे अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फलों में बीज नहीं बनता है, मतलब जो भी आप फल देख रहे हो जिसमें बीज नहीं बना है यानी कि वहां पर क्या हुआ है, अनिषेक फलन हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि केला, खीरा, अंगूर, अनानास। लेकिन कुछ अंगूर ऐसे हम देखो अंगूर के कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें बीज होते हैं, तो वो वाले अंगूर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा देखो हमारा क्वेश्चन कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो बाह्य निषेचन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बता रखा है कि जब अंड और शुक्राणु के संयोजन की क्रिया अर्थात निषेचन शरीर के बाहर अर्थात जल में होता है, यानी कि यहाँ पर देखो हमने कहा है एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या है कि जल में अगर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि स्टारफिश हमारी जो है वो जल में करती है। तो आगे देखिए इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण को परिभाषित कीजिए। तो अगर परागण की बात करें, देखो परागण से क्वेश्चन आपके या तो शॉर्ट में पूछेगा या फिर वेरी शॉर्ट में पूछेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपसे स्वपरागण और पर परागण को इस तरह से दे सकता है कि मतलब निम्न को परिभाषित कीजिए, इस तरह से देकर आपका एक ऑप्शन स्वपरागण और एक ऑप्शन पर परागण में इस तरह से कहीं पर भी दे सकता है, इसलिए परागण जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया कि पराग कणों का पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने को परागण कहते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक जो पहुंचने की प्रोसेस होती है उसी को हम परागण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। और देखो क्योंकि आपसे स्वपरागण और परपरागण भी पूछ सकता है तो हम इसको भी थोड़ा सा क्लियर करते चलते हैं। तो स्वपरागण क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा स्वपरागण। तो स्वपरागण देखो क्या है, सामान्यतः जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागण होता है। क्या बोला है, ध्यान समझना, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागण की क्रिया होती है। तो ध्यान से देखिए, तो उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है, जो हमारा स्वपरागण है वो उभयलिंगी पुष्पों में ही होता है। तो उभयलिंगी यानी कि एक ऐसा पुष्प जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट हो, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। सेकंड देखो हमारा क्या बोला कि इनमें परागकण पकने और परागकोश स्फुटन तथा वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का जो समय है वो एक ही होना चाहिए, मतलब यानी कि हमारे एंथर स्टिग्मा के मैच्योर होने का टाइम भी सेम होना चाहिए और साथ में हमारे पॉलन ग्रेन भी बिल्कुल तैयार होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारे शर्तें हैं स्वपरागण होने की। देखो अगर हम पर परागण की बात करें तो इसको देखो ध्यान से समझना। पहला क्या है, यहाँ पर क्या बताया है कि यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे और फिर देखो या तो फिर उसी जाति के
दो पौधों के पुष्प के बीच में होता है तो ऐसे में क्या कहलाता है, वो पर परागण कहलाता है। देखो जो हमारा पर परागण होता है वो बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज उसका हेल्प करती हैं उसको करने में, जैसे कि वायु के द्वारा हो जाता है, जल के द्वारा कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण, चमगादड़ परागण, और यहाँ पर एक हम ह्यूमंस भी हैं, हम भी कराते हैं परागण, पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो उसके कारण हो सकता है, जल के कारण हो सकता है, कीट पतंगों अपने पैरों में या फिर अपने पंखों में लगा कर ले जाकर के किसी तरह से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को पहुंचा देते हैं तो भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो आपको परागण में क्या है, स्वपरागण और परपरागण क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। इसी तरह से अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखो अभी हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी जीवधारी के जेनेटिक डाटा का अध्ययन किया जा सकता है। आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो कि इसके थ्रू बहुत सारे आपराधिक मामलों की जांच की जाती है, और आप ये भी इसमें बता सकते हो कि यहाँ पर इसके अंदर हम किसी व्यक्ति के, किसी जीवधारी के ब्लड, खून, स्पर्म या फिर स्किन, हेयर के कोई किसी भी मतलब बॉडी आर्गन को हम ले करके उस जीव की पहचान कर सकते हैं बढ़िया तरह से। तो हमारा पहला हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो डीएनए क्या है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल है। यहीं पर अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए केवल वायरस में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मतलब मुख्यतः इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। वायरस में ये अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, ठीक। तो सेकंड हम देखते हैं कि जो हमारा डीएनए है वह केवल केंद्रक में मिलता है, मींस न्यूक्लियस में मिलता है। और अगर हम आरएनए की बात करें तो यह केंद्रिका तथा कोशिका द्रव्य दोनों में ही मिलता है। केंद्रिका मतलब हम कह सकते हैं न्यूक्लियोलस, और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, ये इन दोनों में मिलता है, जबकि जो हमारा डीएनए है वो केवल केंद्रक में मिलता है। और अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए अपने समान डीएनए तथा आरएनए बना सकता है। मतलब जो डीएनए होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों ही बना सकता है, लेकिन जो हमारा आरएनए है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो न तो डीएनए बना सकता है और न ही अपने समान आरएनए बना सकता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है डिफरेंस। इसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमीन होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन होते हैं। जबकि हमारा अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। मतलब कि यहाँ पर थाइमीन के जगह पर यूरेसिल होता है। क्लियर है। एंड फिफ्थ हमारा क्या है, डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि आरएनए में क्या होते हैं, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो डबल हेलिक्स वाले होते हैं, डबल हेलिकल होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर है। इसके अलावा भी हम कुछ डिफरेंस आपको बता रहे हैं जो कि नाम से ही क्लियर है। पहला क्या है, जो हमारा देखो जो डीएनए होता है, डीएनए हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और जो हमारा आरएनए है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और जो हमारा आरएनए है वो एक राइबोस शर्करा होती है। क्लियर है। ये इतने टॉपिक, इतने पॉइंट आपके इनफ है आपके बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर करने के लिए, चाहे वो साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या फिर वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आपके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे 2024 का आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई टॉपिक है, आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट है जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको करेंगे। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखते हैं। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन जो कि है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया, समझाइए। देखो क्रोमोसोमवाद किसने दिया मींस क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया। क्लियर है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत 1902 में, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि मे भी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे तो आप बता सके कि 1902 में वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बावेरी ने प्रस्तुत किया था। कहीं कहीं सटन एंड बावेरी बस लिखा आपको मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सटन एंड बावेरी ने प्रस्तुत किया। इनके अनुसार गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी के वाहक होते हैं। मतलब वो जो हमारी
वंशानुगत जानकारी यानी कि ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इसका काम करते हैं। किसने बताया? सटन एंड बावेरी ने बताया। क्लियर है? आप कभी भी एग्जाम में एक्स्ट्रा आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना आंसर देंगे। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, कितना बोला गया है करने को। आपको कोई शब्द सीमा नहीं दी रहती, इस वजह से आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ आप उतना आंसर दीजिए, इनफ है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह से हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त चित्र की सहायता से मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन, यहाँ पर देखो ये शॉर्ट में पूछा है, सिर्फ चित्र बनाना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में भी बढ़िया तरह से पूछता है कि डिटेल में आपको बताना होता है, इसका पूरा वर्णन करना पड़ता है। तो देखते हैं मादा प्रजनन तंत्र। तो मादा प्रजनन तंत्र की अगर बात करें यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अंडाशय यानी कि हमारा ओवरी, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम फैलोपियन ट्यूब ही कहते हैं, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, गर्भाय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स और योनि शामिल होती है यानी कि वजाइना शामिल होता है। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों से मिलकर हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम डिटेल यहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, और आपको भी इसी तरह से वहां पर प्रेजेंट करना है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है तो, लॉन्ग में नहीं पूछता तो। ओवरी की बात करें तो ओवरी अंड जनन के लिए होता है जहां अंडे का निर्माण होता है। अंडे का निर्माण का प्रोसेस क्या होगा? अंड जनन। अगर आपसे अंड जनन पूछे तो आप अंडे के निर्माण के बारे में बताएंगे। क्लियर है? देखो नेक्स्ट हमारा है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को समझते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब अंडे को गर्भाशय तक ले जाती है, मतलब वो वैसी नली होती है जहां से अंडा गर्भाशय तक जाता है और निषेचन में मदद करती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करती है। तत्पश्चात भ्रूण को अंडाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसमें ही ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उसी तरह से। तो आगे हमारा है नेक्स्ट यूट्रस। यूट्रस की बात करें तो बेटा गर्भाशय में, यूट्रस को ही गर्भाशय कहते हैं, में प्रत्यारोपण होता है जहां भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर है? प्रत्यारोपण की प्रोसेस कहाँ होती है? यूट्रस में होती है और यहीं पर भ्रूण का विकास होता है, यानी कि जो बच्चा होता है यहीं पर क्या होता है? पलता है और बड़ा होता है। वहीं पर ही क्या बच्चे को सारी न्यूट्रिशन मिलती है। क्लियर है? इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे हमारा है सर्विक्स। सर्विक्स की बात करें, यूट्रस के मुख गुहा को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ध्यान देना कि यूट्रस में जो स्पेस होता है, खाली वाला स्थान होता है जहां पर भ्रूण का विकास होता है, तो वो जो स्पेस होता है जहां पर ये सारी चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं इसी तरह से। लास्ट हमारा है वजाइना। वजाइना का मुख्य कार्य क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो पार्ट जो कि सामने से दिखाई देता है। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है कि ये संभोग के दौरान क्या करती है? योनि प्रवेश के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। तो ये होता है तथा प्रसव के दौरान, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त योनि प्रसव नाल के रूप में कार्य करती है। नेचर ने उसे ऐसा ही बनाया है कि जब वो प्रसव, जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वो उसके अंदर एक लचीलापन आता है, वो अपनी साइज ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ा लेती है। तो इन सारी चीजों का कार्य कौन करता है? वजाइना के थ्रू होता है, योनि के थ्रू होता है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है जीवाणु की रूपांतरण क्रिया समझाइए। तो जीवाणु की रूपांतरण क्रिया क्या है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु में लैंगिक प्रजनन द्वारा रूपांतरण के बारे में 1928 में ग्रिफिथ ने बताया था, यानी कि 1928 में ग्रिफिथ ने बताया था ईस्वी में। क्या बताया था कि जो जीवाणु होता है वो लैंगिक प्रजनन द्वारा कैसे रूपांतरण करता है। तो याद रखना यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस विधि में एक जीवाणु किसी बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करता है। ठीक है, बाहरी माध्यम से कोई जीवाणु डीएनए का अवशोषण करता है और क्या करता है यहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये प्रोसेस होती है यहाँ पर, उसका अवशोषण करके वह आनुवांशिक रूप में परिवर्तित कर लेता है खुद को। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? जीवाणु रूपांतरण कहते हैं। आगे इसी तरह से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संकर क्रॉस का प्रयोग करके प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे देखो अभी जितना बताया, जीवाणु रूपांतरण तो नहीं, मादा प्रजनन तंत्र की बात करें, इससे हमारा क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा ये देखो एक संकर क्रॉस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। इसको हम किस तरह से बता सकते हैं? यानी कि यहाँ पर एक संकर क्रॉस प्रभाविता के नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है? तो मेंडल ने दो विपर्यासी लक्षणों
पौधों का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। देखो कैसे कराया, उन्होंने मटर के एक लंबे तथा एक बौने पौधे के बीच संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबा पौधा प्राप्त हुआ। क्या हुआ है कि प्रथम पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा, मतलब दो अलग अलग विपरीत लक्षणों का उन्होंने क्या किया है, क्रॉस कराया। एक लंबा है एक बौना है, तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबा पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो इस आधार पर मेंडल ने बताया कि क्या बताया मेंडल ने बताया कि दो असमान लक्षणों का क्रॉस कराने पर केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, इसे डोमिनेंस कहते हैं। जो लक्षण दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे, यानी कि प्रभावी लक्षण कहेंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। तथा जो लक्षण छिप जाता है उसको अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। मेंडल के अनुसार F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो 3:1 तथा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट है ये हमने इसलिए आपको बताया है ताकि आपका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्लियर हो, क्योंकि मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने बता दिया कि यहाँ पर कि हमारा जो डोमिनेंस कैरेक्टर है और एक रिसेसिव कैरेक्टर हमें प्राप्त होता है दो अलग अलग कैरेक्टर्स का आपस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने पर। आपने इतना बता दिया, इतना काफी है आपके आंसर के, लेकिन उस आंसर से भी कहीं ज्यादा जरूरी आपके लिए चार्ट है। ये चार्ट आप बना दोगे तो आपका आंसर अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। आप आंसर बढ़िया तरह से नहीं भी लिख पाए हो तो भी कोई बात नहीं होगी, अगर आप इस चार्ट को बढ़िया तरह से बनाए हो। इस चार्ट को आप समझ लो। तो देखो यहाँ पर हमने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दो विपरीत लक्षण लिए। ठीक है, अब इन दोनों का क्या कराया, हमने क्रॉस कराया। इन दोनों का क्रॉस कराने पर हमको क्या मिल रहा है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस तरह से हमको मिला। और इसको देखने के बाद अगर हम इसको देखेंगे फिजिकली यानी कि फिनोटाइप अगर इसका हम देखें तो ये हमें कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है। सारे पौधे एक टाइप के हैं। ठीक है, अगर हम जीनोटाइप फिनोटाइप किसी की भी बात करें तो सारे क्या हैं, एक जैसे हैं। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। अब इनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो F1 जनरेशन में हमें ये लंबा पौधा प्राप्त हुआ, इसका हमने कराया सेल्फ क्रॉस, यानी कि ये मिला था, इसका इसी में क्रॉस करा दिया, इसके लंबे पौधे के साथ ही कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से हमने यहाँ पर कराया क्रॉस। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब भी ऐसे लिखना तो कैपिटल वाला हमेशा आगे लिखना और स्मॉल वाला हमेशा पीछे लिखना। आपका आगे आए चाहे पीछे आए, ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। तो देखो ये जो है, ये कौन सा पौधा है हमें दिख रहा है, ये लंबा है, ये देखो एक बौना है, और यहाँ पर दो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर हम अपने जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो देखो एक लंबा प्राप्त हुआ, ठीक है, एक हमने, और दो लंबा प्राप्त हुआ। लेकिन अगर जेनेटिकली बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हाइब्रिड प्राप्त हुए ना, मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं लेकिन दिखने में कैसा है, लंबा है। तो अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो देखो यहाँ पर दो है, ठीक है, और एक बौना हमें प्राप्त हुआ स्मॉल टी, तो ये एक। तो यानी कि अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो ये कैसे दिख रहे हैं हमें, 1:2:1 ऐसे दिख रहे हैं। और फिनोटाइप की बात करें देखो यहाँ भी लंबा है, यहाँ भी लंबा, यहाँ भी लंबा, तो 3:1, एक छोटा 1, ठीक है, बौना। ठीक है, तो हम क्या प्राप्त हुआ, F2 जनरेशन में हमें ये देखने को मिल गया। क्लियर है। तो देखो आप इसके आंसर को लिखते समय आप अगर इस चार्ट को अच्छी तरह से समझा दें, इसके अलावा आप ये बता दें कि यहाँ पर किस तरह से मेंडल ने रिसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंस कैरेक्टर को बताया है, किस तरह से, किस आधार पर उन्होंने बताया, ये सारी चीजें आप बता देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये हमारा लॉन्ग का है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में आएगा तो आप जितना हमने बताया वो पूरा बताएंगे। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट में पूछे, वेरी शॉर्ट में, तो आप सिर्फ इतना बताएंगे यहाँ से कि मेंडल ने बताया कि दो असमान लक्षणों का क्रॉस कराने पर केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जो कि जिसे कि हम डोमिनेंस कहते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं, तथा जो छिप जाता है उसको हम अप्रभावी लक्षण यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। आप इतना बता देंगे तो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो डीएनए बेटा एक अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि जो आरएनए है केवल वायरस में अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। एक्चुअल में इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डीएनए जो होता है वो केवल केंद्रक में ही मिलता है, जबकि आरएनए केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक यहाँ मत लिखिएगा, केंद्रिका तथा कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म दोनों में मिलता है। और डीएनए में क्या है, देखो डीएनए अपने समान डीएनए तथा आरएनए बना सकता है। ठीक है,
जबकि आरएनए ऐसा नहीं कर सकता, वो ना अपने समान डीएनए बना सकता है और ना ही आरएनए बना सकता है। और डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और यहाँ पर क्या होता है नाइट्रोजनस बेस आरएनए पर? यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। ठीक है, जो हमारे देखो डीएनए है वो डबल हेलिकल, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और जो हमारा आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आप ये सारी चीजें डीएनए और आरएनए के डिफरेंस में बता सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट हमारा है कि वर्णांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि वर्णांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता क्योंकि हरे व लाल रंग का बोध न होने के कारण वह सिग्नल को नहीं पहचान पाएगा और दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि वर्णांत व्यक्ति को लाल और हरे कलर में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, वो पहचान नहीं पाते। ठीक है, उसका बोध नहीं होता, उसका ज्ञान उन्हें नहीं होता, इसीलिए उन्हें रेलवे ड्राइवर या फिर सिग्नल इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाता। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स पुनर्योजन डीएनए? तो अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये एक तकनीक है और ये कैसे काम करती है, ये है क्या, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ये प्रीवियस ईयर एग्जाम की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा या फिर कृषि के क्षेत्र में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। में भी हो सकता है आपसे दोनों पूछे एक साथ बताने के लिए या फिर हो सकता है कि एक पूछे। जो भी कहें दोनों ही जरूरी है बहुत ज्यादा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कृषि के क्षेत्र में भी। तो पहले समझ लेते हैं कि पुनर्योजन डीएनए क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि पुनर्योजन डीएनए जो है, पुनर्योजन डीएनए एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ लेबोरेटरी में संकरण कराया जाता है और इसे किसी दूसरे जीव में पहुंचाकर नए प्रकार का डीएनए प्राप्त कर लिया जा सकता है। इसका उपयोग प्रोटीन, इंसुलिन या फिर अन्य उपयुक्त औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान समझिएगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एक टेक्निक है पहली चीज, और जिसके द्वारा कह रहा है किसी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए मींस हम जो चाहें वो डीएनए और किसी दूसरे जीव का भी डीएनए, मतलब दो जीव हैं जिसका हमने डीएनए लिया है, जो हमें चाहिए वो डीएनए हमने ले लिया और उसको लेबोरेटरी के अंदर खुद उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया, संकरण कराया। देन उसके बाद उसको किसी तीसरे जीव के अंदर हमने इंसर्ट किया और उसको देखा कि एक नया डीएनए बनके तैयार हो रहा है। तो और उस जो नया डीएनए तैयार होने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रोसेस वही क्या है, हमारा पुनर्योजन डीएनए टेक्निक है। और इससे हम करते क्या है ये बताया गया है। तो इसका उपयोग हम प्रोटीन, इंसुलिन या फिर अन्य उपयुक्त औषधि बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि दवाइयां हम इससे बनाते हैं। सीधी सी बात कहें तो ये। तो अभी हम समझने वाले हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पर सीधे से बता दिया गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रमुख उपयोग इंसुलिन के उत्पादन में होता है, मतलब इंसुलिन जिसे हम मानव इंसुलिन भी कहते हैं। तो देखते हैं ये उत्पादन होता कैसे है। तो देखो इंसुलिन संश्लेषण कैसे होता है। तो मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी इंसुलिन के जीन को मनुष्य अथवा जंतुओं की अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक करके, अब इसको इतना समझो पहले कि जो मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, जनरली इंसुलिन को मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। क्या होता है कि जो इंसुलिन के लिए जो उपयोगी जो जीन है जिससे कि हम इंसुलिन का उत्पादन कर सकते हैं, कि जीन को मनुष्य अथवा जंतुओं की अग्नाशय, पहले तो जंतुओं के, आप यहाँ पर जंतुओं को स्कीप कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मनुष्य लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले सुअर या फिर भेड़ के अग्नाशय से भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, मतलब देखा गया था इस पर प्रयोग करके। तो वहां पर ये देखा गया कि हमारा जो सुअर और भेड़ से तैयार किया गया ये इंसुलिन है वो कुछ मनुष्यों पर वो रिएक्शन अलग कर रहा है, बहुत गलत तरीके से कर रहा है, मतलब उनको किसी न किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि बहुत हार्मफुल था। तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया। तो फिर उसके बाद स्टार्ट किया गया कि ह्यूमंस के अग्नाशय की कोशिकाओं से इसको पृथक करके फिर बनाने की कोशिश की गई। तो देखा गया कि ये 100% सक्सेसफुल रहा, ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दे रहा था। तो इस पर ही काम चलता है, इसलिए हम इसको मानव इंसुलिन भी कहते हैं। मानव की जो अग्नाशय होती है उसमें लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारा जो इंसुलिन है उसका उत्पादन करती है, उसका स्रावण करती है, हम कह सकते हैं। वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का एक बेस्ट लेवल बना रहता है। लेकिन आजकल के खान पान और एटमॉस्फेयर की भी बात कर लें और लोगों की लाइफस्टाइल,
अनडिसिप्लिन्ड रूटीन, बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टर जिसके कारण ये डिस्टर्ब होता है और हमारे जो इंसुलिन का स्रावण है या तो वो अधिक हो जाता है या फिर वो कम हो जाता है। तो हमारे अंदर इंसुलिन का लेवल जब डिस्टर्ब होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो वहां से हमें शुगर हो जाता है। इसको कहते हैं शुगर, मधुमेह हो गया है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि मानव की जो लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की जो बीटा कोशिका है वहां से निकलने वाली इंसुलिन को पृथक करके उसको लिया जाता है। देन उसके बाद उसको क्या किया जाता है, प्लाज्मिक वेक्टर की सहायता से। प्लाज्मिक वेक्टर क्या है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो हेल्प करता है वो वेक्टर कहलाता है और वो प्लाज्मिड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से उसको ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं भाई, कि उसको प्रवेश कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है कि भाई उसके अंदर उसको भेजा जाता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया कोई हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए उसके अंदर इसको प्रवेश कराया जाता है और इस जीन की प्रतिलिपियां तैयार की जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लोनिंग कराई जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहलाती है, जिसकी सहायता से इंसुलिन प्रोटीन का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारी क्लोनिंग करके हम बहुत सारा इंसुलिन बना लेते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, शुगर के मरीजों को जिनका देखा जाता है इंसुलिन लेवल कम हो रहा है उनको दिया जाता है। जनरली इंसुलिन तभी दिया जाता है जब वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, और वरना हम दवाइयों से भी काम चला लेते हैं। तो चलो ये हो गया हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र की, तो कृषि के क्षेत्र में भी किस तरह से कार्य करता है ये हम आपको कुछ बता देते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की सहायता से कि बहुत सारी चीजें कृषि के क्षेत्र में भी की गई हैं, जैसे कि ऐसे धान तैयार किए गए हैं जिसमें कि एमिनो एसिड है, विटामिन ए है, उसकी मतलब पर्याप्त मात्रा हो, सफिशिएंट क्वांटिटी हो, इसकी भी कोशिश की गई है कि वो भाई अच्छे क्वालिटी की चीजें बना सके, लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो उसके हेल्थ के लिए। और बीटी प्रकार की फसलें तैयार की गई, मीन्स जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कपास बोले उसको, और या फिर बीटी मक्का है, बीटी बैगन है, इसी तरह की फसलें तैयार की गई थी। बीटी से हम कह सकते हैं कि वो कीट प्रतिरोधी बनाई जाती हैं जिससे कि उनमें कीड़े ना लगें, और अधिक एमिनो एसिड वाला सोयाबीन बनाया गया इससे। और ऐसे भी प्लांट बनाने की कोशिश की गई जिससे कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, मतलब जो नाइट्रोजन है वो हमारे फसलों के लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारे मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो उसमें ऐसे भी पौधे बनाए गए जिनमें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन हो, ठीक है, जिसकी सहायता से हमारी क्या हो, फसलें अच्छी हो, हमारे खेत की उर्वरता भी बढ़ेगी उससे, ठीक है, जो मिट्टी है उसकी उर्वरता भी बढ़ेगी। तो इन सारी चीजों का भी पूरी तरह से प्रयोग किया गया है। इसका भी एक अच्छी कोशिश की गई है कृषि के क्षेत्र में भी, जिससे कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो, उपयोगी हो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की ये रही पूरी कहानी, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है और होता कैसे है। यहाँ पर भी यही टेक्निक होती है कि जीन लिया जाता है दो और फिर उसके बाद दूसरे के अंदर इंसर्ट किया जाता है, यही सारी प्रोसेस होती है अलग अलग चीजों को बनाने के लिए। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, ये जो क्वेश्चन ये हमने खुद से बनाया है, देखो क्योंकि देखो क्वेश्चन आपसे बहुत तरह से पूछता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि लिंग निर्धारण क्या है ये समझाइए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि पक्षियों व मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि लिंग निर्धारण क्या है पक्षियों में समझाइए, या फिर कहता है लिंग निर्धारण क्या है मधुमक्खियों में, इस प्रक्रिया को समझाइए। कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे किसी भी तरह से, तो आपको आपका जो आंसर है वो इस वीडियो में मिल जाएगा, कि मतलब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप सही सही उसका एग्जैक्ट आंसर दे सके, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखो अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें तो बेटा वो क्या है कि जब किसी जीव में गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण होता है तो उसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, यानी कि लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या, जब किसी जीव में, जीव कोई भी हो सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, मधुमक्खी हो, कीट हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी जीव हो, अगर उनमें गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। ओके, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो अभी हम समझने वाले हैं, पहले समझेंगे कि मधुमक्खियों में पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम इस तरह से बताते चलेंगे कि हम पक्षियों में भी पढ़ने वाले, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसको समझने से पहले हम एक आपको बता रहे हैं इसका एग्जाम, मतलब अगर आपको लिखना है, इसको राइट करना है सिर्फ विदाउट चार्ट, तो अभी आप किस तरह से उसको लिखेंगे, तो हम बता रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कुछ जीवों जैसे फीमेल, मतलब कुछ जीवों जैसे पक्षी में फीमेल सेक्स क्रोमोसोम सिंगल होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं इसमें एक्स और डब्ल्यू टाइप ये क्या होती हैं, फीमेल होती हैं क्रोमोसोम, ठीक है,
फीमेल क्रोमोसोम किस में होती है? मधुमक्खियों में ये XW से डिनोट करते हैं, और जो मेल होता है मतलब पक्षियों में जो मेल होता है उसमें क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो अब ध्यान समझना, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो फीमेल होती हैं पक्षियों में, फीमेल जो होती है उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सिंगल होता है। ये जो डब्लू है, डब्लू का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 0 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक होता है जो कि है जेड। ठीक है, डब्लू हमारा कोई क्रोमोसोम नहीं होता, तो वो सिंगल होते हैं, जिसे हम ZW से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तथा जो मेल होता है उसमें जोड़े में होता है, जिसको हम ZZ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं पक्षियों में क्रोमोसोम। तो आगे समझिएगा, हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि यदि मेल और फीमेल का क्रॉस कराया जाए, मेल और फीमेल का क्रॉस कराया जाए तो 50% मेल गैमेट और 50% फीमेल गैमेट प्राप्त होते हैं। तो यही रही उसकी पूरी प्रोसेस। अब देखो होता कैसे है, अगर आप इसको बताते समय कभी भी आप उसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट आप चार्ट बनाकर भी शो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम पक्षियों में क्या कर रहे हैं, पक्षियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक फीमेल। फीमेल को हमने किससे किया था डिनोट? फीमेल को हमने डिनोट किया था Z और W से, और हमारा जो मेल था बेटा, इसको हमने किससे किया था? मेल को हमने किया था ZZ से। ठीक है, इक्वल होते हैं, तो इनका हमने क्या कराया? क्रॉस अब उनका कराएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने रख लिया है Z और W, और यहाँ पर क्या है हमारा? Z और Z है। ठीक है, अब इनका हम कराएंगे आपस में क्रॉस। देखो इस तरह से हम कराएंगे, इनका इससे क्रॉस कराएंगे पहले, तो हमें देखो क्या मिला है? ZZ मिला, यानी कि हमको एक मेल प्राप्त हुआ यहाँ पर। और फिर देखो इनका हम इनसे कराएं तो देखो हमें क्या प्राप्त हुआ? Z और Z प्राप्त हुआ, यानी कि ये मेल हमको प्राप्त हुआ, ये फीमेल, ये भी हमको मेल प्राप्त हुए, ये भी मेल। ठीक है, तो देखो अब आगे हम कराते हैं इनका इससे, तो यहाँ पर हमको क्या मिला? एक Z मिला, एक W मिला। क्लियर है, यानी कि फीमेल तैयार हुई। और यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है? एक Z मिल रहा है और एक W, यानी कि हमको क्या मिले? देखो 50% मेल मिले और 50% फीमेल मिली। ठीक है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसका इस तरह से रेशियो हमको प्राप्त होता है। ये बेटा हमारा फीमेल है, ये मेल है, और इनका क्रॉस कराने पर हमको क्या प्राप्त हुआ? देखो इसी तरह से हमको प्राप्त हुआ, जिनको हम लिख सकते हैं जो हमारा फीमेल है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फीमेल जो है वो ZW से जिन्हें डिनोट कर रहे हैं 50%, जिन्हें हम ZW से डिनोट कर रहे हैं वो 50% प्राप्त हुए, और जो हमारे मेल हैं बेटा वो कितने प्राप्त हुए? जिनको हम ये क्या हुए? 50%, ये भी प्राप्त हुए, जिनको हम ZZ से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आगे समझते हैं बेटा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। किसमें? मधुमक्खियों में। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है? हम ज़्यादातर बच्चों को देखें इसमें डाउट में रहते हैं, आई डोंट नो वाई, क्यों, किस बात का डाउट होता है। तो देखो हम समझाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में जिस तरह से, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है अगर आप ध्यान से समझते हैं। तो देखो जो क्रोमोसोम मधुमक्खियाँ, उसमें जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली क्या होती हैं? वर्कर हनी बी। ठीक है ना, वर्कर हनी बी। ठीक है, तो वो क्या होती हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, ये इनमें क्या होती हैं? जो इनके जो क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, यानी कि 2n कंडीशन में होता है। क्लियर है? और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। क्लियर? और सेकंड होती है बेटा हमारी जिन्हें हम कहते हैं रानी मधुमक्खी। क्या कहते हैं? रानी मधुमक्खी, यानी कि क्वीन बी। ठीक है, क्वीन बी। क्वीन बी की अगर हम बात करें तो ये जो होती हैं इनका काम सिर्फ होता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो होती है ये भी 2n कंडीशन में होते हैं, इनके भी क्रोमोसोम, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। क्लियर है? और उसी तरह से हमारे तीसरे होते हैं बेटा ड्रोन, जिन्हें हम कहते हैं ड्रोन। ठीक है, यानी कि मेल मधुमक्खियाँ। ठीक है, मेल मधुमक्खियाँ, मेल होते हैं ये, मेल बी होते हैं, मेल बी। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं वो n कंडीशन पे होते हैं, यानी कि टोटल 16 जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं। पहला तो होता है वर्कर, यानी कि जो फीमेल, ये जो वर्कर है ना ये फीमेल होती हैं। क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। तो जो फीमेल वाली मधुमक्खी होती है सारी,
वो क्या काम करती हैं वो फूलों से रस लाने का और बाकी सारी चीज़ों का काम करती हैं। मतलब जितने भी बाहर के काम हैं वो कौन करता है, वर्कर करती हैं, ठीक है। जो फूल में रस आती है ना लेने, तो वो कौन सी होती है, वो फीमेल मधुमक्खियाँ होती हैं, जिन्हें हम श्रमिक मधुमक्खियाँ फिर वर्कर हनी भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सेकंड, तो वे होते हैं क्वीन बी, जो रानी मधुमक्खी जिन्हें हम कहते हैं। तो जो रानी मधुमक्खी होते हैं उसका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए होती हैं, ठीक है। और वो कोई काम नहीं करती, बस वो आराम करती रहती हैं। और ये लोग अगर खाना लेकर आते हैं तो ये क्या करती हैं, उसे खा जाती हैं। बस इनका यही काम होता है, इनका आराम का काम होता है। और जो ड्रोन होता है वो क्या करते हैं, क्वीन बी के पीछे पीछे लगे रहते हैं और ये इनके साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, जो ड्रोन होते हैं। और वो छत्ते की सुरक्षा करते हैं, बस इनका कोई काम नहीं होता। इनका काम होता है क्वीन बी के पीछे पीछे लगे रहना, ठीक है। इसीलिए आप कभी देखे होंगे कि जब छत्ते को छेड़ो, ठीक है, उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है तो उसके पीछे सारी मधुमक्खियां तेजी से उड़ती हुई जाती हैं। तो आगे कौन चलता है, क्वीन बी चलती हैं। तो क्वीन बी के पीछे सारे ड्रोन क्या करते हैं, तेजी से उड़ते हुए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। जहां क्वीन बी जाएगी वहीं सारे ड्रोन जाएंगे एक साथ, ठीक है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो कौन कौन से मधुमक्खियां कैसे बनती हैं। तो ध्यान से देखो होता क्या है, फर्टिलाइजेशन कौन करता है, क्वीन बी करती है और ड्रोन करता है। तो क्वीन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 2n कंडीशन में होता है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। और ये क्या होती हैं, एन कंडीशन पे होते हैं ड्रोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कोई मतलब ये सूत्री विभाजन करते हैं। तो देखो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कहाँ पर, यहाँ पर देखो इस तरह से बनेंगी 2n को यहाँ पर इस तरह से n और n, ठीक है। 2n इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन करके दो भाग में हो जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोई विभाजन नहीं करेगा, ठीक है। ये इसी तरह से ये आएंगे और इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। ये इस तरह से कार्य करती हैं, इनमें इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। मधुमक्खियों में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमारी क्वीन बी होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ऐसे डिवाइड करती हैं। और ड्रोन जो होते हैं वो आपस मतलब ड्रोन जो होते हैं ये इनके साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये 2n कंडीशन में हुई। यहाँ पर कितने कितने हैं, 16 हैं, ठीक है बेटा। और अभी 16 हो गए, यानी कि टोटल 32 और यहाँ पर 16, ठीक है। अब ये करते हैं तो यहाँ पर देखो 2n कंडीशन बना। 2n कंडीशन किस में था, वर्कर बी में था और क्वीन बी में था। तो या फिर यहाँ पर 2n कंडीशन बना तो देखो या फिर यहाँ पर वर्कर भी बनेगा, वर्कर हनी भी या फिर क्वीन भी, ठीक है। दोनों बन सकती हैं। यहाँ पर कौन कौन सा बन सकते हैं, ये श्रमिक हनी भी बन सकती हैं और क्वीन हनी भी बन सकती है। दोनों रानी मधुमक्खी और वर्कर मधुमक्खी दोनों यहाँ पर बन सकती हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। इसी तरह से देखो यहाँ पर जब ये हमारी जो क्वीन बी है, कौन है, क्वीन बी है, तो इनके पास जब ये ड्रोन के द्वारा भेजा गया जो भी क्रोमोसोम है वो खत्म हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम खत्म हो गया तो इनके पास जो है, इनके पास एक मतलब एक पावर होती है इनके पास कि ये क्या करती हैं, ये स्वयं से, ठीक है, कौन से डिवीजन के द्वारा बेटा, ये स्वयं से हैप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन करती हैं, जो कि माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो जब ये जो एन बचा होता है ये माइटोसिस डिवीजन करती हैं, आपस में खुद में ही माइटोसिस डिवीजन करती हैं और क्या करती हैं, ड्रोन का निर्माण करती हैं। क्या, ड्रोन बनाती हैं, ठीक है। तो देखो जितने भी फीमेल क्वीन मतलब बी का निर्माण हो रहा है वो इनसे हो रहा है, ये जब ड्रोन के द्वारा आ रहा है, ठीक है। और जब ड्रोन का ये खत्म हो जा रहा है सारा क्रोमोसोम, तो इनके पास ये जो 16 और बचे हैं इनमें क्या करती हैं, ड्रोन का निर्माण करती हैं, ठीक है। किसके द्वारा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। और ये जो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ड्रोन का निर्माण करती है ना बेटा, इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। और जो यहाँ पर ये हुआ है ड्रोन के द्वारा क्वीन बी का, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? तो ये सारी प्रोसेस होती हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बनते हैं हमारे, तो बनते हैं हमारे फीमेल, ठीक है। ये बनती है फीमेल कोई सी भी हो सकती है या फिर क्वीन बी, ठीक है। फीमेल या फिर क्वीन बी, यहाँ पर कोई भी बन सकता है, ठीक है।
मधुमक्खी बन सकती हैं। आपको आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से यहाँ पर पूरा जो हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस कैसे होती है मधुमक्खियों में और किस तरह से होती है पक्षियों में। अगर आपसे इसी तरह से मनुष्यों में पूछे सेक्स डिटर्मिनेशन तो आप सीधे से बताएंगे यहाँ पर XX फीमेल में और मेल में XY और फिर उनका क्रॉस करा देंगे, तो जितना जो आएगा आप उसको उसी तरह से लिख देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपका सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर खत्म होता है। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कह रहे हैं, इस जो क्वेश्चन है इसको पूरी तरह से अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलो हम बता देते हैं इसको लिखेंगे कैसे। अगर हमसे पूछ लिया कि मधुमक्खियों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं सिर्फ, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे। वैसे आप फिगर ड्रॉ करके इस तरह से बता देंगे तो भी बहुत होगा, फिर भी अगर आपसे लॉन्ग में पूछ रहा है, आपको लिखना है इसको, तो आप किस तरह से लिखेंगे होगे। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो जैसे कि हम बता रहे हैं, आप लिख सकते हो। इसको नोट डाउन करते चलो कि मधुमक्खियों के मेल यानी कि ड्रोन की बात करें तो ड्रोन के अंदर हेप्लॉइड, ठीक है, क्रोमोसोम यानी कि सिंगल एन कंडीशन में गुणसूत्र प्रेजेंट रहते हैं, जबकि फीमेल वर्कर बी और क्वीन बी में डिप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब क्वीन मधुमक्खी का मेल मधुमक्खी यानी कि ड्रोन के साथ क्रॉस होता है तो जायगोट का निर्माण होता है मियोसिस डिवीजन के द्वारा। मतलब जायगोट का निर्माण होता है मियोसिस डिवीजन के द्वारा, तो इसे हम डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, जिसमें फीमेल मधुमक्खी का निर्माण होता है या फिर क्वीन बी का निर्माण होता है। क्लियर है? आप इस तरह से बताएंगे। और फिर आप लिख सकते हैं कि जब क्वीन बी के अंदर मेल गैमेट समाप्त हो जाता है तो वह क्वीन बी बचे अंडे से, बचे एग से, ये जो बचा हुआ एग है इससे क्या करती हैं, इसके द्वारा मधुमक्खी ड्रोन का निर्माण करती है या फिर मेल मधुमक्खी का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम को देने के पहले आपको कौन कौन से ऐसे डायग्राम है जो आपको तैयार करने पड़ेंगे, कौन कौन से ऐसे चित्र हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारे चित्र को हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट कौन से हैं ये भी चीजें डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम अपने डायग्राम को डिस्कस करें, एक चीज और बताना चाहेंगे कि वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने डायग्राम को किस तरह से तैयार करें, किस तरह से इस पर काम करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो अब देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो देखते हैं हमारे पहले चैप्टर से कौन कौन से डायग्राम पूछते हैं। तो पहला हमारा पूछता है बेटा पराग कोश का अनुप्रस्थ काट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो परिपक्व परागकण की संरचना, सबसे ज्यादा ये पूछता है परिपक्व पराग की संरचना, तो इस पर आपको खास ध्यान देना है। इसके अलावा नर युग्मकोद्भिद के विकास और उसके चरण वो किस तरह से होता है, ये ज्यादा नहीं पूछता लेकिन मैं भी पूछ सकता है। और इसके अलावा बीजांड की संरचना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और भ्रूणपोष का निर्माण। ठीक है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर आगे के हैं, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इनके जितने भी डायग्राम है आप कोशिश कीजिए लगभग सारे तैयार कीजिए। फिर भी हम बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पर परिपक्व परागकण की संरचना ये, और उसके अलावा बीजांड की संरचना, भ्रूणपोष का निर्माण, ये तीन जो फिगर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीन डायग्राम आपको जरूर से याद होने चाहिए। तो देखो अगर मानव जनन की बात करें तो इसमें बेटा नर एवं मादा जनन तंत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों डायग्राम को गलती से भी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इन दोनों को तैयार कीजिएगा। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है, प्रॉपर आपको फिगर के साथ बढ़िया तरह से बताना होगा। इसके अलावा अंडाशय का अनुप्रस्थ काट जरूरी है लेकिन उतना भी नहीं। इसके अलावा देखो आपसे अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन भी पूछता है, प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो हो सके तो आप उसको भी तैयार कीजिएगा। इसके अलावा वृषण की अनुप्रस्थ काट और शुक्राणु की संरचना, ये दोनों, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु की संरचना, वृषण का अनुप्रस्थ काट और इसके अलावा नर एवं मादा जनन तंत्र, ये तीन आपको बढ़िया तरह से तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जनन और स्वास्थ्य की बात करें तो बेटा इससे किसी भी तरह का कोई फिगर नहीं आता। ठीक है, जनन और स्वास्थ्य से किसी भी तरह का कोई फिगर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह वंशागति और विविधता की बात करें। वंशागति और विविधता में बेटा संकरणों का आरेख पूछता है, चाहे वो मेंडल के हो, चाहे वो कार्ल कॉरेन के हो, आप ब्लड का दिखा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी दिखा रहे हो, आप किसी भी चीज को दिखा रहे हो,
यहाँ पर संकरणों को देखो, वंशागति और विविधता की बात करें तो बेटा यहाँ संकरणों का आरेख पूछता है, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, को डोमिनेंस हो, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, कोई भी हो। और इसके अलावा देखो आपसे जो भी पूछता है यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो भी पूछता है ये सारी चीजों के आपको अच्छी तरह से चार्ट और डायग्राम मतलब ये आरेख बनाना आना चाहिए, यही पूछता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के साथ जो भी आरेख बनते हैं क्रॉस कराना, यानी कि ठीक है, क्रॉस कराते हो ना आप, संकरण कराते हो, तो वो संकरण के आरेख आपको पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा पूछता है इस चैप्टर से क्वेश्चन और सारे में आरेख आपको बनाना ही लगभग पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और इससे बनने वाले जितने भी आरेख हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते इसी तरह से वंशागति और वंशागति का आणविक आधार बेटा, वंशागति के आणविक आधार, ये भी देखो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षे और चेस के प्रयोग लॉन्ग में आपका पूछता है, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था हर्षे और चेस का प्रयोग, उनका पूरा मॉडल पूछा गया था, आपको बढ़िया तरह एक्सप्लेन करके बताना था, दीर्घ में पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना पूछ सकता है, इसके मतलब इसमें वॉटसन एंड क्रिक का जो है डबल हेलिकल मॉडल ये भी पूछ लेता है, मतलब ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा देखो डीएनए पैकेजिंग आपसे पूछता है और अनुलेखन, ठीक है, ये सारे क्या है डायग्राम है, आपसे पूछते हैं हर्षे और चेस का और डीएनए द्विगुणित संरचना, ये आपको बढ़िया तरह से तैयार करना है। डीएनए पैकेजिंग और अनुलेखन कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से कौन कौन से डायग्राम पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो अगर हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग की बात करें तो बेटा इससे देखो क्वेश्चन बनता है आपका मलेरिया रोग के जनक का जीवन चक्र। पहले बहुत इससे क्वेश्चन बनता था, अब कम बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछेगा, मे भी आपसे पूछ ले तो आप क्या ही करेंगे, तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एचआईवी की संरचना ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ज्यादा नहीं पूछता ये दोनों, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि जरूरी है, अगर आप तैयार कर सके तो जरूर तैयार कीजिएगा। इसके अलावा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें बायोगैस संयंत्र पूछता है, इसके अलावा इससे कोई भी फिगर नहीं पूछता। इसके बाद हम जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम की बात करें उसमें तो पुनर्योजन डीएनए टेक्निक, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कैसे काम करती है वो सारी चीजें आपको बतानी होंगी। उसके अलावा देखो लास्ट हमारा पूछता है इससे जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग से हमारा बेटा पूछता है मानव इंसुलिन का उत्पादन। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिगर के साथ कम पूछते हैं, लेकिन अगर आप पता रखेंगे तो अच्छी बात है। जैसा कि हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया कि इस चैप्टर से ये जो डायग्राम है वो पूछे जा सकते हैं, सिर्फ हमने इतना बताया है। हालांकि यहाँ पर जितने भी ये हमारा जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है, जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत उनके प्रक्रम है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग है, इससे जो भी डायग्राम बनते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज आपके सिलेबस में है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके आगे के 2-4 चैप्टर हैं, जैसे कि आपका जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है उससे, जनन एवं स्वास्थ्य से, और जैव विविधता उसके प्रक्रम, ये 3 चैप्टर से आपके बहुत ज्यादा पूछता है फिगर। तो इन सबका तो जरूरी है तैयार करना, आपको सारे डायग्राम और आपको जितने भी आपके जो संकरण हैं उसके जो आरेख हैं उसको तैयार करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बात रही हमारे डायग्राम की, तो वो हम कैसे तैयार करेंगे, तो वो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, बार बार पेंसिल से आप डायग्राम को प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे, डेली 1-2 बार सारे डायग्राम को तैयार करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास कोई फोटो नहीं होगी, कोई डायग्राम का चित्र नहीं होगा कि आप किस तरह से उसको बनाओगे, ठीक है। इसलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। घर पर बहुत डिफिकल्ट कुछ मत उठाना, ठीक है, सिंपल दिखाना कि जिसमें बस क्लियर हो कि हाँ ये चीजें इस तरह से हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से उसको बस तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तो दिखाना नहीं है, ठीक है। तो चीजें बस क्लैरिफाई होनी चाहिए कि हाँ यहाँ ये चीजें हैं, और नेमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप नेमिंग गलत कर दोगे, डायग्राम कितना भी सुंदर बनाओ, नंबर पूरे चले जाएंगे। तो इसलिए नेमिंग करना भी जरूरी है, और सही नेमिंग, ठीक है, सही तरीके से नेमिंग कीजिएगा, गलती से गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप बिना देखे भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से परफेक्ट
परफेक्टली कम टाइम में अच्छा फिगर बना सके और प्रॉपर नेमिंग भी कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और भी सारे क्वेश्चंस को साथ में, ताकि हम अटेंड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।